नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज के अंतर्गत यह 7वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम नागरिकता विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। उन प्रावधानों पर हम एक एक करके क्रम से चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि नागरिकता का अर्थ क्या है। नागरिकता का अर्थ है राज्य की सदस्यता, अर्थात कोई व्यक्ति नागरिक है तो वह उस राज्य का सदस्य है। अब इस सदस्यता के बदले नागरिक को यानी व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और वह उस अधिकार के बदले कुछ कर्तव्य या कुछ निष्ठाएं रखता है। तो जो अधिकार राज्य के द्वारा उसे प्रदान किए जाते हैं, उन अधिकारों के बदले वह राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य रखता है और राज्य के प्रति निष्ठा रखता है, राज्य के संविधान का पालन करता है। तो इस तरह से नागरिक उन लोगों से अलग है जो नागरिक नहीं है। तो नागरिकता की जब व्यवस्था हो जाती है तो नागरिकता की व्यवस्था के बाद राज्य 2 श्रेणियों में, राज्य के जो व्यक्ति हैं, राज्य के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहले वो जो नागरिक हैं यानी राज्य के सदस्य हैं, और दूसरे वो जो नागरिक नहीं हैं अर्थात विदेशी व्यक्ति हैं, राज्य के सदस्य नहीं हैं। तो इनके बीच ज़्यादातर अधिकारों और इनके अधिकारों में कुछ अंतर होता है, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। वास्तव में विदेशी नागरिकों को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, किंतु अगर वह विदेशी नागरिक किसी शत्रु देश का नागरिक है, वह विदेशी व्यक्ति किसी शत्रु देश का नागरिक है, तो उसके अधिकार सीमित होते हैं, नियंत्रित होते हैं, सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। अब कुछ चर्चा कर लेते हैं उन अधिकारों के बारे में जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उन विशेषाधिकारों के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 15 में, जो कि भारतीय संविधान के अधिकारों का भाग है, भाग 3, उसमें अनुच्छेद 15 में जो समानता का अधिकार है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, किसी विदेशी नागरिक को, विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। अर्थात विदेशी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 में जो प्रावधान दिए गए हैं, लोक नियोजन में समानता, अर्थात अगर कोई भी सरकारी नौकरी होती है, सरकारी अवसर होता है सरकारी सेवा प्राप्त करने का, उसमें समानता प्रत्येक नागरिक को, जो भारतीय नागरिक है उसे समानता प्राप्त होगी। यह प्रावधान केवल भारतीय नागरिकों के संदर्भ में किया गया है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता की बात दी गई, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निवास कहीं पर भी अपना आवास बनाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता और आवागमन की स्वतंत्रता। यह जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन स्वतंत्रताओं को केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है, किसी विदेशी नागरिक को नहीं। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 में जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति को बचा कर रखे और वह अपनी भाषा में ही शिक्षा प्राप्त करे, अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए कुछ जो कार्य करे, उन्हें सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, न कि उन्हें प्रतिबंधित न किया जाए। तो यह जो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और 30 में, यह अधिकार भी केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकार हैं, वो अधिकार समझिए या फिर समझिए कि भारतीय नागरिकों की योग्यताएं हैं। क्या है? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में चुनावों में भाग लेने का अधिकार, अर्थात मतदान करने का अधिकार। कोई भारतीय नागरिक ही मतदान का अधिकारी होता है, मतदान कर सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भारतीय नागरिक ही चुनावों में भाग ले सकता है प्रत्याशी के रूप में। और जो प्रमुख पद हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता इत्यादि पदों के लिए भारतीय नागरिक होना, इत्यादि पदों में चुने जाने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी सुविधाएं हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है। अब चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं वह सीमित अर्थों में है। वास्तव में जो व्यापक अर्थों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वह केवल इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से लोग
भारत के नागरिक होंगे, वह आज़ादी के समय और बाद में। इसके अलावा जो भी प्रावधान है, जैसे नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी, किन्हें नागरिक माना जाएगा, किन्हें नहीं माना जाएगा, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, इत्यादि प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों की चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 जो नागरिकता संबंधी पहला अनुच्छेद है, वह यह बताता है कि संविधान लागू होने के समय कौन व्यक्ति नागरिक होंगे। कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है, कौन कौन से व्यक्ति, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक हो सकता है। उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो उसके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होना चाहिए, या संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। यानी जो संविधान लागू होने की डेट है उससे 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले यानी 45 से वह भारत में रह रहा हो। अब यहाँ पर जो भारत की बात है वह भारत 1935 में जो परिभाषित भारत, 1935 के अधिनियम में जो परिभाषित भारत है उसके बारे में है। अनुच्छेद 6, यहाँ पर जो अनुच्छेद 5 है वहाँ हमने जाना कि वह किन लोगों को, भारतीय संविधान में किन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है, अर्थात किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 उन लोगों के बारे में चर्चा करता है जो लोग विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भारत आए। तो आइए जानते हैं किन लोगों को, ऐसे लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान की गई है जो विभाजन के बाद भारत आए। ऐसे व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। यहाँ पर हम बता दें कि यह अविभाजित भारत 1935 के अधिनियम का भारत है। 1935 के अधिनियम में जो क्षेत्र भारत में शामिल थे उन क्षेत्रों को अविभाजित भारत में शामिल किया जाएगा। तो इसमें उन व्यक्तियों को रखा गया है, अनुच्छेद 6 के अनुसार वो व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं जिनके माता पिता अथवा दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। अब इसमें 2 अन्य प्रावधान भी हैं। 2 अन्य प्रावधान क्या हैं? 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत आया है और भारत में सामान्य निवास किया है। अब ऐसा व्यक्ति, वही व्यक्ति, यहाँ पर ये डेट याद कर लीजिएगा 19 जुलाई 1948 की, कि वही व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है। अर्थात यह एक कट ऑफ डेट है। इस डेट के बाद जो भारत में आया है उन्हें नागरिकता प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, अलग प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 के अनुसार केवल वही व्यक्ति भारत में पाकिस्तान से आए हुए वही व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आए हों। और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वह भारत में आए हैं तो 6 महीने तक निवास करने के पश्चात उन्हें पंजीकरण करना अनिवार्य है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे पंजीकरण कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उस रजिस्ट्रेशन के पहले उसे 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह से 2 यहाँ पे डेट दी हुई है, एक लाइन दे दी गई है 19 जुलाई 1948 की। इसके पहले अगर कोई व्यक्ति आता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा सामान्य निवास करने के लिए, और अगर कोई व्यक्ति इसके बाद आता है तो वह 6 महीने तक सामान्य निवास करने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाएगा, तब फिर वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यह अनुच्छेद 6 इस बारे में पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों के बारे में चर्चा करता है, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप यह मोटी मोटी बातें ध्यान रखें जो कि महत्वपूर्ण है। पहली बात यह, अनुच्छेद 5 में भारतीय संविधान में कौन व्यक्ति नागरिक होंगे इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 6 में इसकी चर्चा की गई है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में ऐसे लोगों की चर्चा की गई है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे किंतु पाकिस्तान में रहने की जगह वह पुनः भारत वापस लौट आए। ऐसे लोगों को भी भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, किंतु उनके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाने वाले किंतु वापस पाकिस्तान से भारत लौटने वाले लोग भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण देकर
पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र देकर 6 माह तक भारत में रहना होगा। अब यहाँ पर 3 बातें हैं। पहली बात तो यह उन लोगों के संदर्भ में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और वापस पाकिस्तान से भारत लौट आए हैं सामान्य निवास की इच्छा से, अर्थात अब वो भारत में ही रहना चाहते हैं, ऐसा उद्देश्य उन्होंने प्रकट किया है। ये ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं और वापस लौट आए हैं, उन लोगों को भारत का नागरिक बनने के लिए एक पंजीकरण कराना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रार्थना पत्र आवेदन देना पड़ेगा और उस आवेदन को देने के 6 माह बाद तक सामान्य रूप से भारत में निवास करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। जो लोग पाकिस्तान से वापस आए हैं, भारत से गए हैं और फिर वापस भारत आए हैं, उन लोगों को एक आवेदन देना पड़ेगा और आवेदन देने के 6 माह बाद ही उसकी पुष्टि हो सकेगी, जब सरकार या पंजीकरण जो संस्था है वह इस बात की पुष्टि कर दे कि उन लोगों ने 6 महीने तक सामान्य भारत में निवास किया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में चर्चा करता है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए। तो यह अनुच्छेद 7 उन लोगों के बारे में नागरिकता प्रदान करने के बारे में चर्चा करता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के विषय में चर्चा की गई है। वो व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं किंतु भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो जब वो बाहर रह रहे हैं तो भारत में नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन भारत की ऑफिसेस में नहीं करवा सकते, तो उन्हें भारत के बाहर जो कॉन्सुलेट हैं, पार्षदीय प्रतिनिधि जो हैं, एम्बेसीज में होते हैं अथवा रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में होते हैं नागरिकता संबंधी कार्य करने के लिए, तो उन लोगों के यहाँ इन्हें आवेदन देना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा। अनुच्छेद 8 यह कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, नागरिक बनने के लिए पंजीकरण डिप्लोमेट तरीके से अथवा पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि उनके पास 2 तरह का आवेदन, एक डिप्लोमेट तरीके से, मतलब वही जो प्रतिनिधि होते हैं भारत के कूटनीतिक प्रतिनिधि, उनके माध्यम से, अथवा पार्षदीय प्रतिनिधियों के माध्यम से आवेदन कर सकते। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 9। जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारत की नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। यहाँ पर एक शब्द समाप्त छूट गया है, गलती के लिए आप उसे सुधार कर लें। यह अनुच्छेद 9 इस बारे में चर्चा करता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अर्थात भारत में एकल नागरिकता है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लिया है तो वह दूसरे देश का नागरिक नहीं हो सकता। अनुच्छेद 10 इस बारे में बताता है कि नागरिकता संबंधी अधिकार निरंतर बने रहेंगे, उन्हें रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। जैसे हमें अपने अन्य कागजात समय समय पर रिन्यू कराने पड़ते हैं, जनगणना संबंधी आंकड़े, वोटर आईडी, लाइसेंस इत्यादि समय समय पर निरस्त हो जाते हैं और उन्हें दोबारा रिन्यू पुनर्नवीनीकरण कराना पड़ता है। ऐसा नागरिकता संबंधी अधिकार में नहीं है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 इस बारे में चर्चा करता है कि नागरिकता के संबंध में संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है, अर्थात संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी विधि विधायन कर सके, विधि का निर्माण कर सके। और यही अनुच्छेद 11 जो है वह नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह सीमित अर्थों में संविधान में भाग 2 के अंतर्गत 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक यह बात बताई गई है कि कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे और इस नागरिकता के संबंध में संसद को विशेष शक्ति प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है विधि विधायन करने, विधि निर्माण करने की। और इस अधिकार का प्रयोग करके संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 तैयार किया गया, निर्माण किया गया। यह नागरिकता अधिनियम 1955 जो है उसमें कई सारे अभी तक संशोधन भी किए जा चुके हैं। 1957 में, 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। इन वर्षों में नागरिकता अधिनियम में 1955 में संशोधन किए जा चुके हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, एक ट्रेंड देख रहे होंगे कि 2000 के पश्चात ज़्यादातर संशोधन किए गए। 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। इस 20 साल में
4 संशोधन किए गए हैं। वास्तव में इसका कारण यह है कि अब विदेशी नागरिकों के प्रति भारत की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है, या भारतीय ऐसे जो व्यक्ति जो विदेशी नागरिक है किंतु भारतीय मूल के हैं उनके प्रति भारतीय सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। भारत के लोगों को जो नागरिकता संबंधी परेशानियां आ रही हैं उनके प्रति भारत सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में यह संशोधन किए गए हैं। तो हम जान लेते हैं कि अब भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ने के बाद भी इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। भारतीय संविधान के भाग को पढ़ने के बाद भी इसे पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि यह व्यापक अर्थ प्रदान करता है नागरिकता संबंधी नियमों को। तो आइए जान लेते हैं वह कौन कौन से नियम हैं जिन्हें भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है और जिन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम यह बात की चर्चा करते हैं कि नागरिकता की प्राप्ति किस आधार पर होगी। नागरिकता की प्राप्ति संबंधी कुछ अधिकार, कुछ आधार नागरिकता अधिनियम 1955 में दिए गए हैं। पहला आधार है नागरिकता की प्राप्ति जन्म के आधार पर। तो आइए देखते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता क्या है। कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किंतु उसका जन्म 1 जुलाई 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य हुआ हो तो उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अब यहाँ पर हम 2 बातें जान लें। पहली बात तो ये कि एक डेट दी गई है 1 जुलाई 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। अगर इस डेट में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे जन्म के आधार पर नागरिकता तो प्राप्त हो जाएगी। अगर 1 जुलाई 1947 से 26 जनवरी 1950 के मध्य किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा, किंतु उसके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यह डेट है भारत के विभाजन के आसपास की डेट और इसलिए उस व्यक्ति के माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यानी 1 जुलाई 1947 के पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है। इस दौरान कोई व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है भारत का नागरिक बन सकता है। इसी में एक अन्य बात भी जुड़ी हुई है कि इसी तरह 3 दिसंबर 2004 के पश्चात जन्मे व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 दिसंबर 2004 एक अगली डेट है और इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति जो 3 दिसंबर 2004 के पश्चात भारत में जन्म लेता है उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता तो मिल जाएगी, किंतु उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और कोई जो दूसरा है माता पिता में से एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अब यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि 2004 में यह जो नियम बनाए गए, यह जो अलग प्रावधान जोड़ा गया, वह यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जो अवैध रूप से प्रवास कर रहा है उससे उत्पन्न संतान को भारतीय नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं प्रदान की जाएगी। तो जो दोनों डेट हैं, दोनों डेटों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। जो पहली डेट है 1 जुलाई 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, यह भारत की विभाजन का टाइम है, जो विभाजन के पश्चात माइग्रेशन हुआ उसका टाइम है, इसलिए इसमें माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। और दूसरा टाइम है जिसमें कि भारत सरकार ने अवैध प्रवास पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। तो इस तरह से बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका से जो अवैध प्रवासी आए उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह किया गया है। अब नागरिकता की प्राप्ति जो है जन्म के आधार पर इस तरह से हो सकती है। एक अन्य आधार है वंश के आधार पर प्राप्ति। वंश के आधार पर नागरिकता की प्राप्ति के संबंधी कुछ नियम हैं, जैसे कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के मध्य भारत के बाहर हुआ है, यदि उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। अब यहाँ पर 2 बातें, एक बात समझ लीजिए ध्यान से, डेट पर मत जाइए। डेट को आप ऐसे रखिए कि एक डेट दी हुई है, क्योंकि डेट ज़्यादातर पूछी नहीं जाती परीक्षाओं में। अगर पूछी जाएगी तो आप याद कर लीजिएगा, पर बस यहाँ समझने की बात है। पहले वाले में जन्म के आधार पर कहा गया था, दूसरे वाले में यानी जो व्यक्ति भारत में जन्म ले उसे नागरिकता प्राप्त होगी, और ये जो दूसरा है वंश के आधार पर, यह उन लोगों के विषय में है जिन व्यक्तियों का जन्म भारत के बाहर हुआ है।
अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है तो क्या उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी? तो उसका उत्तर इस पैराग्राफ में दिया गया है। उसका उत्तर यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है तो उसके पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तो उसे वंश के आधार पर यानी अपने पिता की नागरिकता के आधार पर उसे स्वयं नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब ये सिस्टम जो है वो 26 जनवरी यानी भारतीय संविधान लागू होने से लागू हुआ, तो इस डेट को तो आप याद रख ही सकते हैं। अगली डेट है 10 दिसंबर 1992। तो 10 दिसंबर 92 को जो संशोधन हुआ, 10 दिसंबर की डेट को जो बनाया गया एक कट ऑफ डेट, उससे यह अंतर आया कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिसंबर के पहले पैदा हुआ, 10 दिसंबर 1992 के पहले पैदा हुआ, तो उसके पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। अगर वह 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुआ तो उसके पिता या माता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो उसे वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब बस आपको इतना ही याद रखना है कि संविधान लागू होने के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैदा हुआ है और उसके पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। और अगर 92 के बाद, चूँकि 92 में संशोधन हुआ और माता पिता को बराबर मान लिया गया कि अगर माता पिता में से कोई भी एक हो, तो 92 में यह कहा गया कि वह 1992 के पश्चात 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर पैदा हुआ है उसके माता पिता में से कोई भी एक, अब केवल पिता नहीं है, अब माता भी उसमें जुड़ गई हैं, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एक तीसरी बात है कि अगर व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर होता है तो उसे 1 साल के अंदर भारतीय काउंसलेट में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो यह अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि परिवर्तन होते जा रहे हैं, नियम बनते जा रहे हैं। पहले 1992 के पहले केवल पिता को नागरिक होना अनिवार्य था। 1992 से लेके के बाद में माता पिता दोनों भारतीय में से कोई एक भारतीय नागरिक हो तो चल जाएगा। और 2004 के बाद यह नियम आ गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है तो भारतीय काउंसलेट के ऑफिस में 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब यह भी इसमें दिया हुआ है वंश के आधार पर नागरिकता में कि अगर कोई व्यक्ति जिसके नाबालिग बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे जिनके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, मतलब अगर कोई व्यक्ति जिसके नाबालिग बच्चे हैं और वो किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं रखते हैं, वो व्यक्ति भारतीय काउंसलेट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब ये जो नाबालिग लोग हैं उनके लिए भी एक लाइन और जोड़ी हुई है, वह यह है कि यह नाबालिग व्यक्ति अगर बालिग होते हैं, जब बालिग हो जाएंगे 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें 6 महीने के अंदर भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाए, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। और 6 महीने के अंदर अगर वो किसी दूसरे देश की नागरिकता रखते हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर वंश के आधार पर नागरिकता में 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये कि अगर व्यक्ति भारत के बाहर जन्म लेता है तो पिता की नागरिकता के आधार पर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 1992 के बाद पिता या माता में से किसी एक के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। 2004 के बाद उसे साल भर के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से यही 2-3 डेट हैं आपको याद करने की। डेट नहीं भी याद हो तो इसका जो जिस्ट है, इसका जो सार तथ्य है उसे आपको याद करना पड़ेगा और उससे काम चल जाएगा। अब अगला है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है। अगर वह व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो तो उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी जो व्यक्ति भारत में अवैध रूप से न रह रहा हो, बांग्लादेश या किसी भी पड़ोसी देश से अवैध रूप से भारत न आया हो। तो उसके लिए क्या शर्तें हैं? पहला तो आवेदन करने के पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, ठीक, 7 वर्ष तक भारत में निवास किया हो, किसी भारतीय से नागरिक से विवाह कर लिया हो, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, जो ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं। एक अगला पॉइंट है व्यक्ति जो पूरे आयु एवं क्षमता का है, उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। पूरी आयु और क्षमता के व्यक्ति अर्थात वह व्यक्ति वयस्क है और उसके माता पिता और अगर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। किंतु इन लोगों को पंजीकरण के आवेदन के पूर्व 12 महीने से
भारत में निवास कर रहे हों, इस तरह की पुष्टि करनी पड़ेगी। अर्थात पंजीकरण से पहले साल भर तक वो भारत में निवास कर रहे हों। समुद्र पार किसी देश के नागरिक जो हैं उनके रूप में वह पंजीकृत हो, और ऐसा व्यक्ति जो साल भर से भारत में रह रहा हो, अगर कोई दूसरे देश समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में पंजीकृत है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो पंजीकरण का आधार है वह आधार सरकार के ऊपर, सरकारी अधिकारियों ऑफिसर्स की कार्रवाई के ऊपर निर्भर करता है। इन आधारों को सरकार की पुष्टि के माध्यम से भारत जो व्यक्ति है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक अन्य है, वह है प्राकृतिक रूप से नागरिकता की प्राप्ति। प्राकृतिक रूप से नागरिकता की प्राप्ति का मतलब है कि कोई व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है अगर वो कहीं से भी भारतीय मूल का नहीं है। अगर वह भारत में रहना चाहता है तो यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है या संसद की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन्हें नागरिकता प्रदान करे या ना करे। तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को नागरिक बना सकती है, प्राकृतिक रूप से बना सकती है। एक शर्त है कि वह व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो। ठीक, कोई अवैध प्रवासी व्यक्ति जो नहीं है, ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार के पास की शक्ति है कि वह उसे प्राकृतिक रूप से नागरिक बना सकती है। उसमें क्या क्या नियम है कि वह व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है जो ऐसे देश का निवासी है जहां भारतीय व्यक्ति भी नागरिक बन सकते हों। मतलब ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश का निवासी है और ऐसे देश का निवासी है जहाँ की भारत के लोगों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा सकती हो, अर्थात भारतीय लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रतिबंधित न किया गया हो, उस व्यक्ति को नागरिक भारत में बनाया जा सकता है। दूसरा, भारत में नागरिक बनने पर वह व्यक्ति उस देश की नागरिकता का परित्याग कर देगा। यह भी एक नियम है कि जब व्यक्ति भारत में नागरिक बनेगा तो दूसरे देश की नागरिकता छोड़ देगा। वह 8वीं अनुसूची जिसमें कि भाषाओं के बारे में है, 22 भाषाएं जो हैं, उनमें से किसी एक भाषा को जानने वाला हो, अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो। अर्थात यह प्राकृतिक रूप से नागरिकता की प्राप्ति जो है वह केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो विज्ञान, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में नामी हस्तियां हैं, उन्हें इनमें से किसी भी आधार न होने पर भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नागरिकता प्राप्ति का एक और उपाय है, वह है क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। अर्थात अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत सरकार अधिग्रहण करती है, अपने में विलय करती है, अपने भारत संघ में शामिल करती है, तो वह उस क्षेत्र के नागरिक, उस क्षेत्र के निवासी भारत के नागरिक समझे जाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, प्राकृतिक रूप से नागरिकता और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा, इस तरह से 5 ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर भारत में नागरिकता की प्राप्ति हो सकती है। इसकी चर्चा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में की गई है। अब नागरिकता की समाप्ति के बारे में भी चर्चा की गई है। यह अधिनियम यह बताता है कि किस तरह से भारत में नागरिकता समाप्त होगी। पहला, स्वैच्छिक त्याग। ऐसा व्यक्ति जो भारत की नागरिकता त्याग करने की घोषणा कर देता है, उसकी नागरिकता स्वैच्छिक रूप से समाप्त हो जाएगी। दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचित करने के द्वारा, अर्थात सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर दे। किन किन आधारों पर? पहला आधार तो है कि अगर नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, अगर नागरिकता के लिए प्राप्ति के लिए फर्जी तरीके अपनाए गए हों, गलत जानकारी दी गई हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है सरकार के द्वारा। अगर नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर प्रकट किया हो, वह संविधान में विश्वास नहीं रखता हो, संविधान के प्रति अनादर प्रकट करता है, तो सरकार उस व्यक्ति से नागरिकता छीन सकती है। यदि नागरिक अपने शत्रु देश की मदद की हो, यदि नागरिक ने अपने देश के विरुद्ध किसी शत्रु देश की मदद की है, तो उस व्यक्ति से भी नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर जो व्यक्ति नागरिक बना है, पंजीकरण के माध्यम से बना है और पंजीकरण के 5 साल के अंदर ही किसी देश में उसको 2 साल की सज़ा हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पंजीकरण के 5 साल के अंदर ही उसको सज़ा हो जाती है। कितनी सज़ा? 2 साल की सज़ा हो जाती है या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो सामान्य रूप से भारत से बाहर रह रहा हो, 7 वर्ष से अधिक हो गए उसे भारत से बाहर रहते हुए, तो सरकार चाहे तो उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो इस तरह के कुछ आधार हैं जिन पर सरकार नागरिकता छीन सकती है।
3 तरह से नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में किए गए हैं। अब कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हमें यहाँ जान लेना होगा। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता बहुत ही प्रासंगिक है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि पूरे देश में एक ही नागरिकता व्याप्त है। भारत संघ के लिए और जो संघीय इकाइयाँ हैं, प्रांतीय इकाइयाँ हैं, उनके लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वह एक ही है। संघ के लिए और प्रांत के लिए एक ही नागरिकता है। इसके विपरीत अमेरिका में जब आप देखेंगे तो जो व्यक्ति अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है, इसके अलावा वह जिस प्रांत में रहता है, जिस स्टेट में रहता है, उस स्टेट का भी नागरिक माना जाता है। तो उसे दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है, एक तो संघ की नागरिकता और दूसरा उस प्रांत या स्टेट की नागरिकता। अब दूसरा शब्द है एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है वो लोग जो भारत में नहीं रहते हैं किंतु भारत के नागरिक हैं, यानी अप्रवासी भारतीय। अप्रवासी भारतीय जो भारतीय नागरिक होते हैं, इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, इन्हें भारत का नागरिक माना जाता है किंतु वो भारत में रहते नहीं हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं। पीआईओ एक स्कीम की तरह लॉन्च किया गया था उन लोगों को जो भारतीय मूल के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यह स्कीम की तरह लॉन्च किया गया था और इसमें उन लोगों को कुछ विशेष प्रावधान दिए गए, कुछ विशेष छूट दी गई थी और यह स्कीम जल्दी ही बंद करके OCI कार्ड होल्डर स्कीम शुरू कर दी गई। जो पीआईओ स्कीम था उसके अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति होते हैं जो विदेशी नागरिक होते हैं, उनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है, भारत का पासपोर्ट नहीं होता है। जो OCI स्कीम है, OCI स्कीम बाद में लॉन्च की गई। इसका मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। यह स्कीम के माध्यम से वह लोग जो भारतीय मूल के हैं, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप जिनको प्राप्त है, यानी भारत में उनका कोई नाता है, उन्हें भारत से जोड़े रखने के लिए यह स्कीम प्रदान की गई। इसमें उन्हें कुछ विशेष छूट दी गई जिसके माध्यम से उन्हें बार बार वीज़ा लेने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें उम्र भर यानी जीवन भर भारत की वीज़ा प्राप्त रहेगा। तो यह जो 3 शब्द हैं एनआरआई, पीआईओ और OCI कार्ड होल्डर, इन तीनों के बारे में हमने बता दिया। इन तीनों के मध्य कुछ अंतर हैं, ज़्यादातर वह परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको इन अंतर को जानना होगा तो इन्हें विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा। वैसे जो महत्वपूर्ण तत्व थे नागरिकता से संबंधित उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। यह महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। महादेव।